So today we'll start poem on killing a tree. This poem is written by गीव पटेल। और ये जो कविता है इसको रीड करने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि जैसे जो कवि हैं वो हमें पेड़ काटने का तरीका बता रहे हैं कि पेड़ को कैसे काटना चाहिए, लेकिन उनका मैसेज हमारे लिए ये है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक पेड़ को मारने के लिए इट टेक्स मच टाइम, यानी कि बहुत समय लगता है। अगर आप सोचोगे कि एक पेड़ को आप दो चार कुल्हाड़ियों से या फिर किसी भी आसान तरीके से मार दोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और एक्चुअल में ये सही बात है। अगर आपने कभी किसी पेड़ को कटते हुए देखा हो, कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है और उसको आप ऑब्जर्व करते हो, तो आपने देखा होगा कि बड़ी मुश्किल से उसको पेड़ को काटा जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको आरी से काट दिया तो हो गया, क्योंकि उसका जो तना है वो तो आप काट दोगे ऊपर से, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं अर्थ के अंदर वो फिर से भी उग सकती हैं। तो एक पेड़ को काटने के लिए बहुत समय लगता है। यही लेखक कवि यहाँ पर कह रहे हैं, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, यानी कि एक कुल्हाड़ी की, यानी कि नाइफ यहाँ पर बताया गया चाकू। जैसे हम एक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को या किसी भी प्राणी को मारने के लिए हम चाकू से एक दो बार मारेंगे तो मे बी ही डाई, बट एक पेड़ जो है एक दो जैब चाकू के एक दो वार से वो नहीं मरने वाला है, क्योंकि वो बहुत समय से धीरे धीरे करके बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, कि वो पृथ्वी की क्रस्ट जो है, हमारी पृथ्वी की जो धरा है, इसके ऊपर से वो एब्जॉर्ब करके, कंज्यूम करके चीज़ों को, यानी कि आपको पता है पेड़ को बड़े होने के लिए चाहिए सनलाइट, एयर, वाटर, तो ये तीनों ही चीज़ें उसने कंज्यूम की हैं। और स्लोली का मतलब यहाँ पर कि बहुत ही धीरे धीरे बड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप पेड़ को लगाते हैं तो इट इज़ नॉट ईजी that within 1 or 2 days it may grow, it takes many days. Will you sitting here? No? So पेड़ को बड़े होने में बहुत समय लगता है। हम आज पौधा लगाएंगे तो इट डजेंट मीन कि भाई एक हफ्ते में वो उगकर खड़ा हो जाएगा। हमने आज पौधा लगाया तो उसको उगने में कई साल लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि पेड़ जो है वो धीरे धीरे उसकी हाइट, यानी कि उसकी खाल में से धीरे धीरे पत्ते स्प्राउट होते हैं। आपने देखा है जब हम पौधा लगाते हैं तो उसके तना जो रहता है, जो छोटी सी डंडी रहती है, धीरे धीरे उसमें से पत्ते स्प्राउट होते हैं और टहनियाँ बनती हैं और वो ग्रो होता है। तो यही कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि पेड़ को मारना आसान नहीं है, क्योंकि उसको बड़े होने में बहुत समय लगता है। उसने बहुत समय से अर्थ में से कंज्यूम की है एयर, सनलाइट और वाटर, और फिर वो एक भरपूर पेड़ के रूप में, हरे भरे पेड़ के रूप में उग पाया है। So it is not easy to kill a tree. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. अब कवि आगे बताते हैं कि उसको चॉप करके, यानी कि जैसे हम छाट देते हैं ना पेड़ को, सर्दियों के समय में हम पेड़ की छटाई कर देते हैं, उसकी टहनियाँ वहनियाँ काट देते हैं, उसको चॉप कर देते हैं, कुल्हाड़ी से उसको छील देते हैं, मार देते हैं ऐसे करके। तो कवि कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, और ना ही पेड़ को दर्द होता है कि अगर हम सोचें कि हम उसको जगह जगह पर मारेंगे और उस मार के डर से, उस पेन से, उस दर्द से वो मर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी जो ब्लीडिंग बार्क, जब हम उसकी बार्क मतलब उसकी छाल को मारते हैं, उसको छीलते हैं, तो इसका मतलब उसमें से गीलापन, कभी कभी उसमें से तरल पदार्थ रिश्ता हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लीडिंग बार्क, कि उसकी बॉडी, उसके जो पेड़ के अंदर से जो ब्लड है, यानी कि उसका जो उसके अंदर से जो तरल पदार्थ निकल रहा है, क्या वो निकलने से उसकी बॉडी के अंदर उसकी कमी हो जाएगी और मर जाएगा? ऐसा नहीं है। कवि कह रहे हैं कि द ब्लीडिंग बार्क विल हील, कि जो उसकी बार्क है, उसकी जो बॉडी में से अगर ब्लीडिंग हो भी रही है तो अपने आप हील हो जाएगी, क्योंकि पेड़ जो है वो अपने आप को हील करने की क्षमता रखता है। और अगर हम उसको ऊपर से चॉप भी कर देंगे, उसको छील भी देंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी देंगे, लेकिन फिर भी वो ज़मीन के क्लोज, यानी कि ज़मीन के पास से वो फिर से उगने लगेगा। आपने देखा होगा जब हम किसी पेड़ को, किसी झाड़ी को हम काट देते हैं तो उसको काटने के बाद धीरे धीरे वो फिर से उसी ग्राउंड के पास से वो उगने लगती है।
हमें लगेगा कि पेड़ कट चुका है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो फिर से हरे भरे पेड़ के रूप में उगने लगेगा। और उसके नज़दीक से जहाँ पर ज़मीन है, ज़मीन के पास से एकदम छोटे छोटे हरे हरे पत्ते खिलने लगेंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ, मिनिएचर बोझ, छोटे छोटे पौधे निकलने लगेंगे। अगर हम उसको नहीं काटेंगे दोबारा से तो वो फिर से एक बड़े विशाल पेड़ का रूप ले लेगा। तो कवि इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा के अंदर हमें सीधा सीधा संदेश देना चाहते हैं कि अगर पेड़ को काटना है तो उसको काटने के लिए हमें सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से चॉप करना या ऊपर ऊपर से उसको मार देना, छील देना, काट देना, इससे कुछ नहीं होगा। तो पेड़ जो है वो अपने आप को हील करने की ताकत रखता है। और अगर हम उसको ऊपर से काट भी देते हैं तो ज़मीन के पास से वो फिर से हरे भरे छोटे छोटे पौधों के रूप में उगने लगेगा, छोटे छोटे पत्ते उगने लगेंगे, जो कि धीरे धीरे एक्सपैंड होकर बढ़कर एक भरे पूरे पेड़ के रूप में फिर से हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। आगे कवि कह रहे हैं, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। अब आगे जो कवि है वो कह रहे हैं कि उसको पुल आउट करना पड़ेगा, यानी कि जो पेड़ है उसकी रूट से उसको निकालना पड़ेगा, उसकी जड़ों से उसको उखाड़ना पड़ेगा। उसकी जड़ें जो उसको अर्थ के साथ पकड़कर, अर्थ के साथ उसको जोड़कर खड़ी हैं, और अगर हम उसको नहीं निकालेंगे, जड़ों से पेड़ को नहीं निकालेंगे, तब तक वो बार बार उगता रहेगा, वो बार बार बड़ा होता रहेगा। तो लेखक कवि ने यहाँ पर हमें बताया है कि अगर हमें उसे पूरे तरीके से मारना है तो रस्सी से उसको बांध कर उसको खींचना पड़ेगा, उसकी जो जड़ें हैं उसको निकालना पड़ेगा, फिर वो पूरे तरीके से मरेगा। अगर आपने कभी पेड़ को कटते हुए देखा हो तो इसी प्रकार से पेड़ को पूरे तरीके से निकाला जाता है। अगर उसकी जड़ें रह जाएंगी तो वो फिर से उग जाएगा, लेकिन अगर हम उसकी जड़ों के आजू बाजू में गड्ढा खोद कर बड़ा सा गहरा, और उसमें पेड़ के तने पे एक रस्सी बांधकर और उसको किसी हैवी व्हीकल से, जैसे कि ट्रैक्टर जैसे व्हीकल से अगर खींचा जाए तो वो निकलता है, फिर वो पूरे तरीके से मरता है, अदरवाइज वो नहीं मरता है। आगे कवि कह रहे हैं, और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। कवि कह रहे हैं कि उसको पूरे तरीके से जब आप ऐसे रस्सी से बांध कर उसको ज़मीन से बाहर निकालोगे, उखाड़ दोगे जब ज़मीन से उसको, तब वो बाहर आएगी उसकी जड़ें। केव अर्थ, अर्थ को केव के रूप में, एक गुफा के रूप में उन्होंने बताया है कि जहाँ पर वो जड़ें थी वो एक केव की तरह था, एक गुफा की तरह थी, जहाँ पर वो सारी अर्थ की जो जड़ें थी, उसकी पेड़ की जो जड़ें थी वो छुपी हुई थी और वो कई सालों से वहाँ थी। वो एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट था उस पेड़ का, जो कि कई सालों से, यानी कि जिस दिन उस पेड़ को लगाया गया था तब से लेके आज तक, भले वो पेड़ 10 साल पुराना था या 20 साल या 100 साल पुराना था, उसकी जड़ें नीचे छुपी हुई थी, दैट वाज हिडन इनसाइड द अर्थ। और वो जो जड़ें कैसी होती हैं, अगर आपने पेड़ की जड़ों को देखा हो इस प्रकार से कभी, तो आप पाओगे कि पेड़ की जड़ें होती है वाइट कलर की एकदम, पेड़ ऊपर से उसकी छाल जो रहती है वो रहती है ब्लैक, ब्राउनिश कलर की, डार्क ब्राउन, लेकिन उसकी जो जड़ें रहती हैं वो एकदम सफ़ेद होती हैं और वो गीली होती हैं, क्योंकि वो पानी का स्रोत है, वो धरती से पानी और मिनरल्स लेकर पेड़ के अन्य पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। इसीलिए जब उन जड़ों को आप बाहर निकालोगे तो आप पाओगे कि वो जो जड़ें हैं वो वाइट कलर की हैं और वेट है, एकदम गीली हैं, और ये जो पार्ट है ये बहुत सेंसिटिव होता है और कई सालों से ये पृथ्वी के नीचे दबा हुआ था और आज इसको बाहर निकाल कर हमने रख दिया। अब पेड़ की मौत हो चुकी है। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब पेड़ हमने निकाल दिया, यानी कि पेड़ को पृथ्वी से निकाल कर फेंक दिया गया, लेकिन अभी भी सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। अब उसकी जड़ों से जब उसको निकाल देंगे तब भी वो पानी से इतनी भरी होंगी कि उसको काट कर, चॉप करके आप किसी भी तरीके से अलग जगह पर नहीं फेंक सकते हो। जब उसको बाहर निकाल के रख दोगे तब धीरे धीरे सिलसिला शुरू होगा स्कॉचिंग और चॉकिंग का, जैसे कि उसकी जो जड़ें हैं जो कि पानी से गीली है एकदम और वाइट कलर की है, धीरे धीरे धूप और एयर यानी कि हवा के कांटेक्ट में आने से और सूरज के कांटेक्ट में आने से जो उसकी जड़ें हैं वो धीरे धीरे सूखने लगेंगी, वो धीरे धीरे
कड़क एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी, कड़क हो जाएंगी। स्ट्रांग होने का मतलब टाइट हो जाएंगी, जैसे कि लकड़ी जो है वो गीली होती है, जब उसको धूप में रख देते हैं कई समय तक तो वो सूख कर एकदम स्ट्रांग कड़क हो जाती है। और यहाँ पर वो पेड़ की जो जड़ें हैं उसको निकाल दिया जाएगा तो वो हवा और धूप के कारण सूखने लगेगा। उसके अंदर का वाटर कंटेंट जो है, वाटर का जो मात्रा है, जो पानी की मात्रा है उसके अंदर, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, सूख जाएगी वो, क्योंकि वो जड़ों से उसको निकाल दिया गया है। अब उसका अर्थ के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, इस कारण से वो नीचे से पानी और एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो धीरे धीरे सूखने लगेंगी। उनका रंग जो था सफ़ेद से काला पड़ने लगेगा, ब्राउन होंगी, वो धीरे धीरे हार्ड हो जाएंगी, यानी कि जैसे जैसे उसके अंदर से वाटर कंटेंट खत्म हो जाएगा उनका कलर ब्राउन हो जाएगा और वो हार्ड होने लगेगी, स्टिफ होने लगेंगी। फिर ट्विस्ट वगैरह करके उसको तोड़ दिया जाएगा और फिर पूरे तरीके से पेड़ जो है मर जाएगा। इसीलिए अंतिम सेंटेंस में लिखा है एंड देन इट इज़ डन, और फिर सब कुछ हो जाता है। यानी कि इस प्रकार गी पटेल ने हमारे सामने एक पेड़ को काटने का पूरा प्रोसेस बताया। हम देखें तो अगर आपने कभी पेड़ को काटते हुए देखा हो तो सबसे पहले उसकी टहनियों को मारा जाता है, यानी कि काटा जाता है ताकि पेड़ जो है थोड़ा हल्का हो सके। फिर उसका तना जो रहता है उसके तने को जहाँ तक हो सके काट दिया जाता है और फिर अंत में एक गड्ढा खोदकर पेड़ की जो तना रहता है उसके चारों तरफ एक गड्ढा खोदकर उसको जड़ों समेत वहाँ से खींचने का प्रयास किया जाता है, तभी वो पेड़ पूरे तरीके से मरता है, अदरवाइज पेड़ नहीं मरता है। तो यहाँ पर कवि ने हमारे सामने पूरा प्रोसेस यहाँ पर बयान कर दिया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि उनका मैसेज है कि पेड़ काटा जाए। यहाँ पर कवि जो है वो हमें मैसेज देना चाहते हैं कि पेड़ जो है वो इतना ज़्यादा मतलब हार्ड होता है उसको मारना, उसको काटना, लेकिन उस पेड़ को काटने के लिए हम बहुत मशक्क़त करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको हम काटते हैं, उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन कवि कह रहे हैं कि पेड़ों को काटना हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ऑलवेज कविता में उन्होंने हमें मैसेज ये दिया है कि किस प्रकार से उसको काटना है, लेकिन उनका तात्पर्य वो नहीं है कि उनको किस प्रकार से काटना है। वो एक पेड़ की स्ट्रेंथ हमारे सामने उजागर कर रहे हैं कि पेड़ जो है वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने 6 महीने में नहीं उगा है, उसने कई साल बिताए हैं। कुछ पेड़ तो 100-100 साल पुराने रहते हैं, तो वो पेड़ जो हैं उनको पृथ्वी के अंदर उनकी जड़ें कई सालों से छुपी हुई हैं, तो उनको मारना, उनको काटना हमारे लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। तो जो चीज़ पृथ्वी के साथ कई सालों से जुड़ी हो उसको निकालना, उसको मारना, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो कवि यहाँ पर हमें संदेश देते हैं कि पेड़ जो हैं वो हमारे ग्रह की भी बात करें और हमारे जीवन की भी बात करें, दोनों के लिए ही वो लाइफ लाइन है, तो पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए। तो ये थी हमारी कविता ऑन किलिंग ए ट्री। इसके कवि हैं गीव पटेल। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया गया इनके द्वारा, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे ख्याल से हम सबको पेड़ जितने ज़्यादा हो वो लगाने चाहिए और पेड़ों को काटने से जितना ज़्यादा हो सके वो अपने आप को रोकना चाहिए।